देखिए, इसमें राजनीति में यही होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और ये जो चीजें हैं वो बिहार में ज्यादा देखी जाती है। बिहार में अभी भी बाहुबलियों का वर्चस्व है। जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। जमीन जमीन को लेकर बवाल पूरे कहीं भी देखिए ना, जमीन को लेकर बवाल होता है। बाहुबलियों का सृजन या बाहुबलियों का आना ही जमीन से होता है, क्योंकि जमीन रिलेटेड इश्यूज सिर्फ एक प्रदेश में नहीं, पूरे देश भर में। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके आप देखें, जितने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स हैं कहीं ना कहीं जमीन से ही जुड़े हुए हैं। जमीन का मतलब, जुड़ने का मतलब ये नहीं, जमीन से तो हम भी आप भी जुड़े हैं, हमारे सारे व्यूअर्स जमीन से जुड़े हैं। बिहार के चुनाव में जो भी वोटर है वो जमीन से जुड़ा है, जो भी कैंडिडेट है वो जमीन से जुड़ा है। लालू जी आईआरसीटीसी में भी उनका मामला आया था जमीन को लेकर ही, यानी कि हम आपको रेलवे में नौकरी देंगे, उसके बदले आप मुझे जमीन दें, यही आया था ना। और केंद्र के एक मंत्री को लेकर जमीन घोटाला की बात आ गई। महाराष्ट्र में भी सुनने में आया है, ये सुभाष जी बेहतर बताएंगे, जो हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार मित्र सुभाष जी, वो बताएंगे कि महाराष्ट्र में एक मंत्री ना कहें, पूर्व मंत्री कहें तो बेहतर होगा, उनके पुत्र का भी मामला उठा है करोड़ों में जमीन घोटाले का। केंद्र के एक मंत्री का बात आया तो उल्टा उनका आरोप भी सामने आ गया। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और शायद इस बार, अगर मैं गलत ना हूं, तो हिस्टोरिकल जीत थी भारतीय जनता पार्टी की। उस हिस्टोरिकल जीत के दौरान क्या हिस्ट्री क्रिएट किया जा रहा है महाराष्ट्र में, हम पहले उस पे जाएंगे, फिर आएंगे सुभाष जी से बिहार के बारे में जानने के लिए, क्योंकि बिहार से जो इमिग्रेंट्स हैं, अनएम्प्लॉयड लोग, नौकरी के लिए देश के डिफरेंट कोनों में जाते हैं, और खासकर मुंबई उनका बड़ा ठिकाना होता है। मुंबई के बॉलीवुड में भी काफी बिहारियों ने अपनी जगह बनाई है, क्योंकि वहां कुछ नहीं मिला तो शायद मुंबई में ही उन्होंने अपनी जगह खोजी ली, या तो फिल्म वर्ल्ड में यानी कि बॉलीवुड में, या फिर अंडरवर्ल्ड में। तो फिलहाल हम अंडरवर्ल्ड की बात ना करें, हम बॉलीवुड की भी बात ना करें, हम सिर्फ अभी चल रहे हैं जमीन घोटाला, और फिर आएंगे बिहार चुनाव पे सुभाष जी से जानने के लिए, क्योंकि उनकी नजर बिहार पे उतनी ही पैनी तरीके से होती है जितना हम दिल्ली में रखते हैं या बिहार में रहने वाले ग्राउंड रिपोर्ट्स को लेकर रखते हैं। जी सुभाष जी, हमारे सीनियर पत्रकार मित्र सुभाष जी से ही हम जानना चाहेंगे अपने व्यूअर्स के लिए, खासकर ये जमीन घोटाला क्या है सर महाराष्ट्र में जो उठा है अजीत पवार को लेकर। देखिए, अजीत पवार का जो मामला है उसमें 1800 करोड़ रुपए की जो जमीन थी उसका वो उनके जो बेटे हैं पार्थ पवार, इनके कंपनी ने वो खरीदी। खरीदने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जो 21 करोड़ का वहां पे स्टैंप ड्यूटी लगनी थी वो माफ की गई, और सिर्फ 500 रुपए में ये सौदा हो गया। स्टैंप ड्यूटी वहां पे 500 रुपए में भर के ये सौदा हो गया। अब सवाल ये उठता है इसमें कि 1800 करोड़ रुपया पार्थ पवार इनके पास कहां से आ गया, ये अलग बात है। वो कह सकते हैं कि मेरे और कोई मित्र हैं, उनका अपनी कोई निजी संपत्ति है और उसमें वो पार्टनर है, इसलिए वो कुछ बयान दे सकते हैं। लेकिन जो 21 करोड़ रुपया स्टैंप ड्यूटी का माफ किया गया वो सीधे संबंध अजीत पवार के वित्त मंत्रालय से है, क्योंकि जो स्टैंप ड्यूटी का जो मामला होता है वो वित्त मंत्रालय के पास होता है। और यही कारण है कि ये जो 21 करोड़ रुपए की स्टैंप ड्यूटी माफ की गई, इस पर अभी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन ये मुद्दा यहाँ तक सीमित नहीं है अजय जी, कि इससे 2 हफ्ते पहले एक और एक जमीन घोटाला उजागर हुआ था, और वो जमीन घोटाला एक जैन समाज के धर्मशाला को लेकर था, जो पुणे में प्राइम जगह पे वो ये धर्मशाला है। इसका रीडेवलपमेंट करने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ था, और ये एग्रीमेंट गोखले नाम के एक बिल्डर के साथ हुआ था, और इसमें
जो पूरी जो धांधली हुई है वो जैन समाज को बिल्कुल अंधेरे में रखकर की गई। जो ट्रस्टी थी उनको मैनेज किया गया। ये सारे आरोप जो थे वो सत्ता पक्ष के ही एक जो पूर्व यानी सत्ता पक्ष के नेता जो पूर्व विधायक भी है उन्होंने किए थे। एकनाथ शिंदे जो उप मुख्यमंत्री है, शिवसेना के नेता है, अध्यक्ष है, उनके ही एक जो नेता थे पुणे में, रविंद्र धंगेकर, इन्होंने ये आरोप लगाया और पूरी तरह से उन्होंने छानबीन की, धरना दिया, पुलिस स्टेशन में चले गए, सारा जो विवाद खड़ा कर सकते थे वो पूरा विवाद खड़ा कर दिया। इस पूरे मामले में उन्होंने एक सीधे रूप में आरोप लगाया कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री मुरलीधर जो राज्य मंत्री है, मुरलीधर मोहोल, जो बीजेपी के नेता है, बीजेपी के सांसद है पुणे से, इनका इसमें गोखले बिल्डर से सीधा संबंध है। उनका कहना है कि अब तक जितने भी गोखले बिल्डर ने पुणे में जमीन के सारे जो काम किए हैं या उसमें जो पैसा लगा है वो मुरलीधर मोहोल का लगा हुआ है। यह आरोप उन्होंने किया। मुरलीधर मोहोल ने उसमें सफाई दी कि मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये जो जैन समाज का जो धर्मशाला का जो मुद्दा है वो स्टेटस को होगा, बिल्डर उसमें आगे कुछ नहीं करेगा। और वो सारा जो मुद्दा था वो पूरा जो एग्रीमेंट था, एमओयू था, वो रद्द किया गया और उसमें जो पहले मान्यता दी गई थी चैरिटी कमिश्नर में, ये इसके लिए क्योंकि जैन समाज का धर्मशाला जो था वो चैरिटी संस्था के अंडर आता था, तो जय धर्मदा जो चैरिटी कमिश्नर है उनको फिर बाद में उनका जो कहते हैं कि भूमिका जो है वो बदली और उन्होंने पूरा जो एग्रीमेंट था वो उसको रद्द कर दिया। तो मुरलीधर मोहोल, इनका ये मामला उठने के बाद 2 हफ्ते बाद अजित पवार के बेटे का मामला आगे आता है। इसका मतलब ये राजनीतिक गलियारों में निकाला जा रहा है कि बीजेपी के एक मंत्री को, केंद्रीय मंत्री को फंसाने के लिए जो चाल चली गई थी उसका काउंटर किया गया और अजित पवार के बेटे को उसमें उसका जो मामला है वो आगे किया गया। और ये जो अजित पवार के बेटे के जो कथित करप्शन के मामले का जो पूरा कच्चा चिट्ठा है वो बीजेपी के एक सीनियर मंत्री ने हैंडओवर किया शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट के नेता अंबादास दानवे को। तो ये कहानी है यहाँ पे अजय जी। नहीं, ये जो आपने एक शब्द इस्तेमाल किया ना कि ये जाल बुना गया था केंद्रीय मंत्री के खिलाफ जी, तो ये क्या वाकई में जाल था या वो सही में गलत थे और उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है महाराष्ट्र में, तो अपने चेहरे को बचाने के लिए अजीत पवार के खिलाफ जाल बूंझा गया। जाल किसके खिलाफ? देखिए, मुरलीधर मोहोल, इनके खिलाफ जो जाल बिछाया गया था और उसमें मोहोल का पूरी तरह से उसमें जो कहते हैं कि उनका रोल इसमें था। लेकिन सवाल ये उठता है कि जांच कौन करेगा? क्योंकि चौकीदार भी वही है और करप्शन करने वाले भी वही हैं। तो इसलिए मुरलीधर मोहोल के खिलाफ कोई भी जांच के आदेश नहीं दिए गए। लेकिन ऐसा अजित पवार के बेटे के साथ नहीं हुआ। अजित पवार के बेटे के साथ तुरंत मुख्यमंत्री हरकत में आ गए, जो बीजेपी के ही नेता है देवेंद्र फडणवीस। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात है गलत है और इस तरह का अगर कोई कांड होता है तो उसकी जांच होनी चाहिए। अजित पवार ने भी बोला कि जांच करने में कोई बुराई नहीं है, आप कर लीजिए, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। तो उसने अजित पवार इन्होंने कहा कि बेटा बड़ा हो गया है तो वो अपने डिसीजन खुद लेता है, मैं उसमें पार्टी नहीं। तो देखने के लिए ये सारे लोग बातें करते हैं, राजनेता जब उनके बेटों पे आता है या बेटियों पे आता है आरोप करप्शन का, तब वो कहते हैं कि वो सयाने हैं और वो अपना डिसीजन खुद लेते हैं। लेकिन भाई साहब, आपके जो डिपार्टमेंट है उन्होंने फिर 21 करोड़ माफ क्यों किया स्टैंप ड्यूटी? वो तो पार्थ पवार की कंपनी थोड़ी है, वो तो स्टैंप ड्यूटी डिपार्टमेंट तो आपके अंडर में, तो उसका जवाब देना पड़ेगा उनको। तो ये है, लेकिन ये बातें आगे चलेगी। और हमारे अन्ना हजारे जो बीजेपी के नेताओं के बारे में कभी नहीं बात करते हैं करप्शन के बारे में, वो अचानक जग गए और उन्होंने कहा कि नहीं, अजित पवार ने गलत किया।
तो अन्ना हजारे जो है वो सोते रहते हैं, जब बीजेपी के नेताओं के बारे में जब कोई आरोप होता है तब वो सोते रहते हैं, लेकिन बाकी पार्टियों के नेताओं के बारे में जब कोई आरोप होता है तो तुरंत वो स्टेटमेंट जारी कर देते। तो ऐसे भी उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दिया कि अजित पवार जो है उन्होंने गलत काम कर दिया। अजय, एक मेरा छोटा सा सवाल, जिससे पहले हम उसके पहले हम बिहार से जाएं, बिहार में जाए उसके पहले हम आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहते थे। महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री शिंदे साहब कहीं नजर नहीं आते, कहाँ हैं वो एकनाथ शिंदे जी? महाराष्ट्र की खबरों में कहीं नजर नहीं आते, जबकि एक समय था 5 साल तक, ये 5 साल ना कहें, जब तक मुख्यमंत्री रहे उन्हीं की बातें होती थी। भारतीय जनता पार्टी करे, कहीं से भी बातें आती थी तो एकनाथ शिंदे की बात। आज कहाँ हैं शिंदे जी? क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनको दरकिनार कर दिया या उनको रखा है पर उनकी आवाज बंद कर दी? देखिए, उनके पास नगर निगम और हाउसिंग जैसा बड़ा मंत्रालय है, और उनकी जो पार्टी है उनके पास काफी बड़े मंत्रालय हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे फिलहाल शांत है, क्योंकि बीच में उनके ही एक मंत्री जो है उनके खिलाफ भी ऐसे ही करप्शन का आरोप हुआ था, तो उस वक्त वो सफाई देते देते थक गए थे। और अब जब भी बीजेपी के नेता के ऊपर आरोप हो रहा है, अजित पवार के बेटे के ऊपर आरोप हो रहा है, तब उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था। हाँ, लेकिन एक जरूर है कि वो पुणे गए थे और पुणे में उन्होंने मुरलीधर मोहोल जो नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री है, उनके खिलाफ जो बात कर रहे थे एकनाथ शिंदे के पार्टी के नेता, उनकी उन्होंने वकालत की। उन्होंने कहा कि ये जो है वो आदमी अच्छा है और ये कभी झूठ नहीं बोलता, तो उन्होंने वकालत की। तो इसके बाद ये लोगों को पता चला कि इसमें एकनाथ शिंदे साहब की क्या भूमिका है। लेकिन अभी एकनाथ शिंदे साहब ये चुप है, वो अपना काम कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने अजित पवार के बेटे के बारे में, उनके करप्शन के आरोप के बारे में जब उनको पूछा गया तब उन्होंने बिल्कुल कैमरे के सामने एक शब्द कहने से मना कर दिया। उन्होंने सारे बूम जो थे वो बूम हटाए। तो ये बात जरूर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एकनाथ शिंदे है, लेकिन वो पर्दे के पीछे जरूर काम कर रहे हैं। हम आपको बिहार, देखिए मुंबई से आपको हम बिहार लाएंगे, हजारों किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी पड़ेगी, तो हम आपको नागपुर होकर लाना चाहते हैं, यानी कि आप समझ गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि संघ, बिहार का इलेक्शंस भी फर्स्ट फेज ओवर हो गया, सेकंड फेज 11 तारीख को है, 14 को रिजल्ट आएगा। क्या आपको लगता है, आपकी जानकारी में, आपके नॉलेज में, आपके लोगों के द्वारा जो पता चला है, क्योंकि देखिए बिहार के बाद असम का चुनाव है, उसके बाद कहीं ना कहीं किसी स्टेट का चुनाव लंबित है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का, क्या संघ इस पे कोई निर्णय लेने जा रहा है आने वाले समय में, या फिर हम आप इसी तरह से 2026 में, 2027 में, 2028 में यही सवाल मेरा रहेगा आपसे और आपका जवाब वही रहेगा जो है आज की तारीख में कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? क्या एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलता रहेगा, या संघ सीरियस है? भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उनको तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट नजर आ रहा है नड्डा में। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चर्चाएं की, और वो मसला जो है वह अभी भी लटका पड़ा हुआ है, क्योंकि बीजेपी के जो सूत्रधार है आज की तारीख में वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये है, और दूसरी तरफ आरएसएस चाहती है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नया जो बने वो इन गुजराती लॉबी से हटकर हो, जिसके लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह तैयार नहीं है, इसलिए ये मामला अटका पड़ा हुआ है। नड्डा तो गुजरात का है नहीं, नड्डा गुजरात तो गुजरात का नहीं है, हिमाचल प्रदेश के हैं, लेकिन का है। हाँ, लेकिन जो है वो पूरी तरह से वो बातें तो सुनते हैं सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, और यही कारण है कि उन्होंने ढांढस किया कि स्टेटमेंट उन्होंने किया था कि आरएसएस की बीजेपी को जरूरत नहीं है। तो ये जो वाक्य है उनका, ये जो उनका बयान है वो स्पष्ट दर्शाता है कि वो किसके साथ है।
तो इसलिए जेपी नड्डा के बारे में आरएसएस ने क्लियर किया है कि वो जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नहीं चाहते, दूसरा कोई अध्यक्ष चाहिए। लेकिन चूंकि अध्यक्ष पद पर सहमति नहीं बन रही है बीजेपी के शीर्ष नेता और आरएसएस के बीच में, इसलिए जेपी नड्डा साहब को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिया जा रहा है। अब रहा सवाल बिहार में आरएसएस की भूमिका पर, तो बिहार में आरएसएस के कार्यकर्ता काफी वहां पे काम कर रहे हैं और उन्होंने जून महीने से ही जो बिहार में के जो लोग बाहर रहते हैं उनको कांटेक्ट करने का बड़ा एक अभियान चलाया था और उसके चलते उन लोगों को बिहार में वोटिंग बूथ तक लेके जाने का जो पूरा अभियान है वो आरएसएस ने चलाया है। अब इसका कितना फायदा होगा ये हम आगे जब वोटिंग के रुझान आते हैं या फिर वोटिंग के रिजल्ट आते हैं तो हमें फर्स्ट फेज में सुभाष जी, फर्स्ट फेज में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है जी। आप जो कह रहे हैं ना, फर्स्ट फेज में रिकॉर्ड वोटिंग, अगर आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने वोटर को पोलिंग बूथ तक पहुंचाया तो आरएसएस ने रिजल्ट्स दिया। जी आप कुछ कह रहे हैं? देखिए आपने कहा वो सही है कि 64.69% इतना वोटिंग हुआ है और अब तक का जो हिस्ट्री है कि जब पिछले 20 सालों का कि नीतीश कुमार साहब जब भी ज्यादा वोटिंग होता है तो नीतीश कुमार उनको फायदा होता है। तो इसलिए बीजेपी के नेता और आरएसएस के नेता भी अभी फर्स्ट फेज में जिस तरह से वोटिंग हुई है उससे आश्वस्त है कि शायद फिर से एक बार उनकी सत्ता कायम रह सकती है। एक छोटी सी चीज आपसे मैं जानना चाहता हूं, हमने महाराष्ट्र की बात की, हमने संघ की बात की, हमने बिहार की बात की। बिहारी जो दिल्ली में बैठा है वो वोट देने कुछ लोग आते हैं, सब तो नहीं आ पाते, पर उनके बीच में बिहार की बात होती है। मुंबई में अगर आप देखें, जैसे मैं कुछ जगहों पे देखता हूँ, दिल्ली की बात आप कर ले तो दिल्ली में मुझे एक शब्द किसी ने कहा, बी फॉर बिहार, बी फॉर बाहुबली। यानी कि बिहार जो है बिहार इस तरीके से देखा जाता है जहां की जंगल राज है, जहां की बाहुबलियों का राज है। और आपने भी सुना होगा एक क्षेत्र है मोकामा, जहां अनंत सिंह, आपने वायरल रील्स देखे होंगे, अनंत सिंह जिस तरह के शब्दों का प्रयोग वो कर रहा था, जिस तरह का स्पीच एक केंद्रीय मंत्री जेडीयू के दे रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को, अपने सपोर्टर्स को एक स्पीच के दौरान कि किसी को घर से निकलने मत देना अगर वो हमारे खिलाफ वोट देता है। क्या इस तरह की चीजें होती हैं? सूरजभान सिंह, पप्पू यादव, आनंद मोहन सिंह, आप नाम से वाकिफ होंगे। बिहार बेटर नोन एज बाहुबलीज स्टेट। क्या वहां, और लालू जी के बारे में तो रील पे रील चल रहा है और फैक्ट भी है, मैं तो वहां था जिस समय किडनैपिंग और सारी चीजों का दौर चल रहा था और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, शायद मैं नहीं कहता कि वो उनकी कमी थी, मैं कहता हूं कि वो सपोर्टिव थे क्योंकि उनको भी लगता था शायद कि अगर हम साथ दे दे तो राजनीति में हमारी एंट्री बड़ी आसान हो जाएगी। और काफी लोग एंटर भी कर गए, आईपीएस, आईएएस, आईआरएस, सिर्फ सरकार का समर्थन देकर। ये कहां तक जायज है एक लोकतंत्र में? हम जैसे, आप जैसे लोग जो चीजों को खुलकर बात करते हैं, शायद हम जानना चाहेंगे और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि क्या है ये, क्या ये लोकतंत्र है? जी सुभाष जी। देखिए इसमें राजनीति में यही होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और ये जो चीजें हैं वो बिहार में ज्यादा देखी जाती है। बिहार में अभी भी बाहुबलियों का वर्चस्व है और हालांकि फर्स्ट फेज का जो वोटिंग था उसमें ज्यादा ऐसे इंसिडेंट्स रिपोर्ट नहीं हुए, लेकिन एक जगह पे ऐसा रिपोर्ट हुआ कि वहां पे दलित वोटर्स थे, उन्होंने बीजेपी को वोट दिया इसलिए उनको पीटा गया और उसकी काफी बीजेपी के जो सारी सोशल मीडिया है
उसके तहत उसको लेकर उन्होंने चर्चा भी उसकी ज़्यादा की, उसको बहुत वायरल किया वो। लेकिन जो रिपोर्टिंग इंसिडेंट होते हैं उसमें ज़्यादा इस बार अनटोवर्ड इंसिडेंट या जिसको बूथ कैप्चरिंग हो या फिर बाकी जो बिहार जिसके लिए प्रसिद्ध है, वैसी कोई चीज़ हमें देखने को नहीं मिली। हाँ, वोटिंग परसेंट ज़्यादा हुआ और ये बीजेपी दावा कर रही है कि उन्होंने और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने जो मिलके इमिग्रेंट्स जो बिहारी है, 30 लाख से ज़्यादा बिहारी बिहार के बाहर रहते हैं, उनको ज़्यादा लाने की कोशिश की, इसके लिए परसेंटेज बढ़ाया। अभी बीजेपी के सॉरी जो राजद के जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि हमारे कारण ये ज़्यादा वोटिंग हुआ है। तो नेता तो आरोप करते रहेंगे, लेकिन जिसको हम कहें कि ज़्यादा सतह पे दिखा नहीं हमें कि बाहुबलियों ने कुछ कांड किया हो। अब अंदरूनी अगर कुछ किया होगा तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये सही है कि बिहार जो है वो इसलिए काफी इससे पहले भी प्रसिद्ध था। 11 तारीख को चुनाव होने वाला है, आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए आमतौर पे देखा जाता है कि जब भी फेज वाइज इलेक्शंस होते हैं ना, तो पहले चरण में जो मुद्दे होते हैं, जैसे पहले चरण का मुद्दा क्या था? जंगल राज एनडीए ने उठाया, महागठबंधन ने मुस्लिम अपीजमेंट यानी कि वक्फ बोर्ड की बात उठा दी और नीतीश की एज की बात उठाई। आमतौर पे देखा जाता है कि जब भी फेज वाइज होता है तो आपको भी शायद आपने भी देखा होगा, सेकंड फेज में आपको क्या लगता है? क्योंकि बिहार में जो सबसे जरूरी है अनएम्प्लॉयमेंट, विकास यानी कि डेवलपमेंट, जिस पे प्ले कर रहा है जन स्वराज, जिस पे प्ले कर रहा है जन स्वराज। एक नई पार्टी आती है, एक नया चेहरा आता है, और वो चेहरा जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को आज तक सिर्फ स्ट्रैटेजिकली इलेक्टोरल हेल्प देता रहा है। प्रशांत किशोर के बारे में आपको पता ही होगा कि बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू, जिसने पैसे दिए उसका इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी उसने किया, और आज वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाकर बैठ गया है वहां। इलेक्शन तो लड़ नहीं रहा, पर क्लेम ये है कि यूथ हमारे साथ है, जबकि उसकी पार्टी से भी काफी बाहुबली और आपराधिक छवि के लोग खड़े हैं। बिहार, उसने क्लेम किया कि बिहार का मैं एक नया रूप देने जा रहा हूं। आपराधिक छवि के लोग भी हैं, रिटायर्ड आईएएस आईपीएस भी हैं। कहां से पैसा आया भैया इलेक्शन लड़ने के लिए सरकारी अफसरों को? जबकि सुनने में आया है कि पैसे देके टिकट दिए गए थे। मैं नहीं, विद डिस्क्लेमर आई एम सेइंग, पर अगर दिए गए थे तो पैसे कहां से आए? कैसे आप चुनाव लड़ो? आज का चुनाव आपको भी पता है, एक कंस्टिट्यूएंसी के चुनाव में कितना खर्च होता है। तो ये आईएएस आईपीएस, डॉक्टर, प्रोफेसर कहां से लड़ रहे हैं चुनाव? और अगर जन स्वराज के दम पे लड़ रहे हैं तो जन स्वराज के पास वो पैसे कहां से आए? एनडीए और कांग्रेस और आरजेडी और जेडीयू की बात आप छोड़ दें, इतने वर्षों से वो पॉलिटिकल पार्टी है, उन पे हम बाद में बात करेंगे। पर ये नई पार्टी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है कि उनके कैंडिडेट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहे, आखिर किसके दम? क्या बिना पैसे के लड़ रहे हैं? नथिंग लाइक इट। अगर बिना पैसे के लड़ रहे हैं तो सल्यूट, आई सल्यूट देम। बट अगर पैसे खर्च हो रहे हैं तो कहां से आ रहा है? आपको क्या लगता है इस तरह की राजनीतिक पार्टियों का उद्गमन ऐसी स्थिति में क्या डेमोक्रेटिक है या अनडेमोक्रेटिक है? जी देखिए, डेमोक्रेटिक तो है क्योंकि हर किसी को अधिकार है चुनाव में लड़ना। अगर वो जी 21 साल की उम्र के ऊपर है तो वो चुनाव लड़ सकता है, और किसी को भी अपनी राजनीतिक पार्टी निकालने का अधिकार है, और ये डेमोक्रेसी में जायज़ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रशांत किशोर इन्होंने जो ये अचानक से पार्टी खड़ी की, वो उनके लिए जायज़ होगी, लेकिन ये वोट कटवा है, ऐसा मैं मानता हूँ। और ये वोट किसके कटेंगे ये हमें 14 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन नहीं, जिस मैं तरह से फाइनेंशियल स्टेटस की बात कर रहा था, आपसे मेरा फिनेंशियल सवाल था भाई कि फाइनेंशियल स्टेटस। फिनेंशियल ऐसा है कि ये चुनाव आयोग को तय करना है, लेकिन आज की तारीख में राजनीतिक पार्टी के पास धन कहाँ से आ रहा है इसका कोई हिसाब नहीं है, और जो चुनाव आयोग है उसको ही ये पूछना पड़ता है।
सुप्रीम कोर्ट में जब हम कोई गया तब जाके पता चला कि बीजेपी को कितना पैसा मिला और कितना कांग्रेस को मिला, और बीजेपी को जिसने पैसा दिया वो कौन थे और उनको कितने कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड किए गए। ये सारी चीजें उस वक्त पता चली जब सुप्रीम कोर्ट ने वो चीजें उजागर करने के लिए बाध्य किया पार्टियों को और चुनाव आयोग को। लेकिन अब यहाँ पे प्रशांत किशोर को किसने पैसा दिया इसके बारे में खुद प्रशांत किशोर जब तक नहीं बताएंगे तब तक पता नहीं चलेगा, और कोई आप और मेरे जैसा कोई अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तभी कुछ पता चलेगा कि उनको किसने पैसे दिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिनका वहां पे ज्यादा इंटरेस्ट रहता है वही लोग पैसे देते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में जब वोट कटवाने थे शिवसेना के, तो एमएनएस को कांग्रेस ने पैसे दिए थे। तो ये हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि हम महाराष्ट्र से हैं, हमें पता है कि क्या कैसे कैसे पॉपअप किए गए लोगों को। लेकिन अभी जनसुराज पार्टी जो है उसको किसने पैसे दिए वो कह सकते हैं कि हमें जनता ने पैसे दिए हैं। लेकिन आगे जाके शायद हमें ये भी आगे जाके पता चलेगा कि शायद बीजेपी ने पैसे दिए होंगे उनको कि जो महागठबंधन है उनके वोट काटने के लिए, ये भी हो सकता है। लेकिन जब तक मैं कह रहा हूँ कि इसकी आगे इसकी बारे में जो डिस्कशन है वो 14 तारीख के बाद ही पता चलेगा कि वोट कटवा जो है वो जनसुराज पार्टी ने किस पार्टी का किया। तो ये बात है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल, महत्वपूर्ण मुद्दा जो है अजय जी, कि 62,000 करोड़ का करप्शन हुआ है नीतीश कुमार इनके कार्यकाल में, ऐसा आरोप आरके सिंह साहब जो पूर्व केंद्रीय गृह सचिव थे उन्होंने ही आरोप किया, जो बीजेपी के नेता हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने आरोप किया कि भागलपुर में एक प्लांट जो है बिजली का प्लांट अदानी पावर को दिया गया, और उसके लिए जो अमूमन 10 करोड़ पर मेगावाट का एक खर्चा आता है, लागत आती है एक पावर प्लांट खड़ा करने के लिए, लेकिन वो 15 करोड़ का आंकड़ा उसमें दिया गया अदानी पावर को, और उससे 62,000 करोड़ का बिहार को नुकसान हुआ। अगर ये पैसा, अगर आरके सिंह, इनकी तो जांच होनी चाहिए। मेरा एक सवाल आपसे, आपने आप आगे बढ़ेंगे अपनी बात पे। आरके सिंह क्या थे? कैबिनेट सेक्रेटरी थे, चीफ सेक्रेटरी बिहार, केंद्रीय पूर्व गृह सचिव थे, वो गृह सचिव, होम सेक्रेटरी थे। उनके प्रॉपर्टी का क्यों नहीं वर्णन होता है? आपको पता है उनकी प्रॉपर्टी कितनी है और कैसे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और जीते, जेडीयू से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बने। ऐसे वही मैं उन पे भी कोई आरोप नहीं लगा रहा, ये तो होता है राजनीति में। मेरा कहना है कि इसी तरीके से आईपीएस और आईएएस पार्टी के साथ जुड़ते हैं, उनको कहीं ना कहीं फायदा देते हैं, उनको समर्थन देते हैं, और उसके रिटर्न में पॉलिटिकल पार्टी उनको एक सीट प्रदान कर देती है। यही है ना आज के देश का लोकतंत्र। जी आप कुछ कह रहे थे। मेरा कहना है कि आरके सिंह साहब कौन है, उन्होंने कितना करप्शन किया, कैसे वो राजनीति में आए, ये एक अलग मुद्दा हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सेंट्रल होम सेक्रेटरी के पद पर जो अफसर रहा है वो अगर बात कर रहा है, वो अगर आरोप कर रहा है, तो क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? सही बात। फर्ज कीजिए कि यही आरके सिंह साहब ने आरोप किया हुआ होता और सरकार आरजेडी की होती, तो क्या बीजेपी चुप बैठती? बीजेपी पूरा देश भर में हल्ला नहीं मचाती कि इस बारे में सीबीआई जांच करनी चाहिए, न्यायिक जांच करनी चाहिए, सब कुछ जांच करनी चाहिए? क्या वो बात नहीं करते? लेकिन आज बीजेपी का एक नेता आरके सिंह के बारे में कुछ नहीं कह रहा है। तो आरके सिंह कोई एक टुच्चा राजनेता नहीं है, वो इस लेवल के नेता है कि उनका एक लेवल है जो केंद्रीय गृह सचिव के तौर पे उन्होंने काम किया है। अगर वो आरोप कर रहे हैं तो एक तो उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए बीजेपी को तुरंत, या फिर उनकी जो मांग है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। ये दोनों चीजें नहीं हो रही है। तो इसलिए मैं यही कह रहा हूं कि जो अब पहले हमने बात की महाराष्ट्र में, कि महाराष्ट्र में जब भी
बीजेपी के नेताओं के बारे में करप्शन का मामला आता है तो तुरंत एक क्लीन चिट जारी कर देते हैं हमारे देवेंद्र फडणवीस, और वो क्लीन चिट उन्होंने जारी करने के बाद कोई बात नहीं करता। तो क्लीन चिट उन्होंने कितनी छाप के रखी है हमें पता नहीं है, लेकिन इस तरह का जो मामला होता है कि बीजेपी के नेताओं का करप्शन नहीं होता, बाकी नेताओं का करप्शन ये करप्शन होता है। तो ये जो नया एक राजनीतिक माहौल बन गया है इस पूरे देश में, मुझे लगता है वो गलत है। और सुप्रीम कोर्ट जो इससे पहले संज्ञान लेते थे वो जज कहाँ गए आज की तारीख में हमें पता नहीं है, लेकिन इससे पहले सो मोटो संज्ञान लिया जाता था ऐसे कोई करप्शन का या फिर कोई मुद्दा ऐसा होता था। वो आज पूरी न्याय व्यवस्था भी शांत है इसके बारे में। अजय जी। जी, अच्छा लगा सुभाष जी आपसे बात करके। और बिहार चुनाव पे हम आपके पास, बिहार चुनाव क्या, देश में भी कुछ भी होगा, देश में अगर खबरें होती हैं तो हम आप ही, क्योंकि हम बड़े बैलेंस्ड वे में चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं और हमारे व्यूअर्स को आप जैसे गेस्ट्स, रिपोर्टर्स की ज़रूरत है, वरिष्ठ पत्रकारों की ज़रूरत है जो ग्राउंड से खबरों को समझा सके। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने महाराष्ट्र, संघ और बिहार की बात जितने तरीके से बताई है हमारे व्यूअर्स को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।